जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और हम लोग कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर को सॉल्व। पिछले लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका था। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है। 1 मिनट। चलिए देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। देखिए हम लोग अनसॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये केवल एग्जाम में लिखा है 5 पार्ट, आपको एग्जाम में केवल 5 पार्ट हल करना है। द्विघात बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हम इसको सही क्रम में कर लिए। देखिए, सबसे पहले इसका शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए इसका और इसका गुणा होना चाहिए, तो 12 × 12। अब ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7। तो यहाँ से हो गया 4x प्लस 3x और ये हो जाएगा प्लस 12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में यक्स कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यक्स प्लस 4 और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन करेंगे, तो यक्स प्लस 4 बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में यक्स प्लस 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो यक्स प्लस 4 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा यक्स प्लस 3। अब ये फैक्टर हो चुका है, अब हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यक्स प्लस 4 पहले कोष्टक में और यक्स प्लस 3 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। यहाँ पर हम इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो जब यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा -4। अब यहाँ देखते हैं पुनः जब x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर मिल गया हमें -3। ये हमारे दो शून्य मिल चुके हैं। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब पुनः क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो समीकरण जो बहुपद दिया गया है, ये इसकी तुलना करेंगे। तो यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो यहाँ से देखिए ये बराबर कितना आएगा, 1, बी बराबर कितना 7, सी बराबर 12। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, -b/a। तो शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस बी बाई ए। शून्यक हमें कौन कौन से मिले हैं? एक -4 मिला है और एक हमें -3 मिला है। यहाँ से माइनस बी का मान कितना है? 7, तो 7, ए का मान 1। देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? -7 और इधर भी -7। तो यहाँ से शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल आता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। शून्य कौन कौन से आए थे? एक -4 आया था और एक -3। सी का मान यहाँ से 12 है, तो 12 रख दीजिए। 12/1 ये हो गया 4 तियां 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 बराबर 12। देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार बहुपद के शून्यक और गुणांक की सत्यता की जांच हो गई। तो ये हमारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से खास क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानते हैं सॉल्यूशन। देखिए माना दोनों संख्याएं क्रमशः x हुआ y है, तथा यहाँ पे देखिए हम x को बड़ी संख्या कर देते हैं। ठीक है, x को बड़ी संख्या कर दिया गया। अब प्रथम स्थिति में क्या कहा गया? तो प्रथम स्थिति में इसमें कहा गया कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग और y का वर्ग, दोनों का अंतर 180 आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x बड़ी संख्या है तो हम बड़ी को पहले लिखे हैं, क्योंकि जो अंतर आ रहा है वो प्लस में आ रहा, तो बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे। द्वितीय स्थिति में सवाल में क्या कहा जा रहा है ये समझते हैं। द्वितीय स्थिति में छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है? y। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या कौन है? x। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी ये रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ से समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखिए तो x² माइनस y² की जगह 8x बराबर 180। ये 180 इधर लाइए तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से हमें इसका गुणनखंड करना है। तो 180 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 8 आए। तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिए।
2 9 18, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 इक्कीम 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 5 इक्कीम 5। अब हम इसका गुणा करते हैं, चेक करते हैं। 2 दूना 4, तिया 12, 5 तिया 15, 12 15 करेंगे तो नहीं आएगा। 3 त्रिका 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 और 10 बनेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ले लीजिए। अब इन दोनों में x कॉमन कर लीजिए। x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन कर लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस 18 और बराबर 0। यहाँ से हो गया एक कोष्टक में x माइनस 18 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 10 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं। जब x माइनस 18 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया 18। और जब x प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सवाल को फिर से देखते हैं। सवाल में ये कहा गया था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं निकालना है। तो अब हमें x का मान मिल चुका है। x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो रख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण 2 है, रख दीजिए 8 गुणे। देखिए x के दो मान आए हैं तो पहले हम 18 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 18 बराबर वाई स्क्वायर। तो 18 अट्ठाईम 144, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम y निकालते हैं तो आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ी संख्या हम 18 मानते हैं तो छोटी संख्या प्लस 12 भी हो सकती है और माइनस 12 भी हो सकती है। ठीक है, पुनः हम x का दूसरा मान रखते हैं माइनस 10। x बराबर माइनस 10 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 गुणे माइनस 10 बराबर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 80। देखिए वाई स्क्वायर। अब y का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो हमें निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, काल्पनिक आएगा। इसलिए यहाँ से x का मान जो माइनस 10 है ये अमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको नहीं रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से जो हमें दोनों संख्याएं मिली वो क्या क्या मिली? देखिए वो दोनों संख्याएं हमें मिली जो वो x बराबर 18 और y बराबर 12, या इस तरह भी लिख सकते हैं x बराबर 18 और y बराबर माइनस माइनस 12। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर होंगे। ठीक है।
अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। अब यहां से इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी बिंदु से। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये दूसरा स्पर्श रेखा है। ठीक, इसका कुछ नाम लिख देते हैं। हम मान लेते हैं इसको P। अब देखिए, यहाँ पे हमारा केंद्र है वृत्त का, मान लेते हैं वो है, और ये बिंदु और बी बिंदु। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं फिर। ये हुई। तो एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है। ठीक है, ये ठीक है। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, अब देखिए रेखाखंड कौन होगा, ये रेखाखंड होगा, ये होगा। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। अब रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, तो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये होगा। ठीक है, कोण ए ओ बी का समपूरक होता है, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण P है और ये जो कोण AOB है, क्या है, एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश आता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा। अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बनने हैं, ए ओ पी और बी पी ओ। तो एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो ये कोण होगा, ये ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये आपकी एपी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या डाली जाती है वो लंबवत होती है। तो इसी प्रकार ये भी लंबवत होगी, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ए पी ओ में कोण ए पी ओ प्लस कोण ए ओ पी प्लस कोण पी ए ओ
बराबर 180 अंश। ये किस नियम से? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो यहाँ लिख लेते हैं अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। यहाँ से जो मान हमें दिया गया है वो रख लीजिए। कोण PAO, यानी यहाँ से देखिए PAO हमें पता है कितना है, 90 अंश, तो रख दीजिए। कोण APO प्लस कोण AOP प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ से कोण APO प्लस कोण AOP बराबर ये 90 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 90, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे देखते हैं। पुनः दूसरे त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज, देखिए ये हो गया एपीओ। पीबीओ, पुनः त्रिभुज पीबीओ में, इसमें भी अंतःकोणों का योग लगाइए तो हो जाएगा कोण पीबीओ प्लस कोण ओपीबी प्लस कोण बीओपी, बीओपी बराबर 180 अंश। यहाँ भी हम लिख देंगे अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। अब हमें जो भी मान पता है रख लीजिए। देखिए PBO हमें पता है, PBO हमें पता है 90 अंश, तो रख दीजिए। ये हो जाएगा 90 अंश प्लस कोण OPB प्लस कोण BOP बराबर 180 अंश। अगली लाइन में OPB प्लस कोण BOP, और ये 90 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 90 अंश। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो LHS को LHS में जोड़ देंगे, RHS को RHS। कोण ये PO प्लस कोण AOP प्लस कोण OPB प्लस कोण BOP बराबर 90 प्लस 90। अब देखिए यहां से हम देखते हैं AOP और BOP। AOP देखिए कहाँ है, AOP ये और BOP ये, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो कोण APO प्लस कोण OPB प्लस कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर 180 अंश। अब यहां से बात समझते हैं। AOP, AOP और BOP मिलकर क्या बनेंगे, तो यहां से देख लेते हैं। देखिए ये आपका ये OP ये कोण हुआ, और BOP ये कोण हुआ, तो टोटल मिल गया कोण AOB। हम लिख सकते हैं कोण AOB। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस कोण AOB। यहाँ पे बात समझ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, APO और OPB। देखिए ये
पी ओ और ओ पी बी, तो ये पूरा कोण हो जाएगा ए पी बी। ए पी बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए पी बी। ए पी बी, और इधर हो जाएगा 180 अंश। देखिए हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 अंश, तो ए पी बी और ये ओ बी बराबर 180 अंश। यहाँ पे दोनों कोणों का योग 180 अंश आया। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है। अतः ये दोनों कोण संपूरक कोण है। संपूरक कोण, तो ये सिद्ध होता है, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ, यहाँ पे दिया गया है आकृति में वो ये इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो यहां से हम समझते हैं, दिया गया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू डी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ओ ए जो है ये इस त्रिभुज की भुजा है और इसकी तुलना हम ओ बी से करेंगे। अब ओ बी का गुणा है दोनों का, तो देखिए क्या करते हैं, ओ के नीचे हम ओ सी को लाएंगे, यहाँ पे इसको लाएंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं ओ ये बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी। ये कर सकते हैं। देखिए क्या क्या हमने, ओ बी को हम इधर लाए और ओ सी को इधर लाए। अब देखते हैं यहाँ से ओ ये इस छोटे त्रिभुज ए ओ डी की भुजा है और ओ सी इस बड़े त्रिभुज सी ओ बी की भुजा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, देखिए त्रिभुज ए ओ डी की भुजा ओ ए और त्रिभुज सी ओ बी की भुजा ओ सी का अनुपात किसके बराबर है, ओडी। ओडी ये ओडी की भुजा है, तो ओडी बटे ओबी, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तीसरी बात देखते हैं, ये देखिए कोण एओडी और सीओबी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे कोण एओडी बराबर कोण सीओबी। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, तो हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा समरूपता लगेगा, अतः एस ये यस समरूपता से त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ बी के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत
कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से कोण ये बराबर हो जाएगा कोण सी, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। ठीक है, यहाँ से कोण ये जो है ये बराबर होगा इसके, और कोण बी बराबर होगा कोण डी बराबर होगा कोण बी की। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं रीजन। समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के संगत कोण संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि कोण ये बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, हमें यही प्रूव करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। देखिए, ताश की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या बराबर 52। उसमें से यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है एक एक करके रैंडम निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया था बादशाह हो। तो देखिए, पहला हमें निकालना है, पहले बात समझ लेते हैं। 52 पत्तों में हमारे पास पत्तों को हम समझ लेते हैं। देखिए, एक पत्ता, दो, देखिए इसको यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्का दुक्की, और ये तिक्की, ये हमारे पत्ते होते हैं, ये हमारे पत्ते होते हैं। कौन कौन? ये पत्ते होते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, यानी 10, 11, 12, 13, टोटल 13 पत्ते होते हैं, और प्रत्येक की 4 होते हैं। था 4 इक्का, तो 4 बेगी, 4 गुलाम, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बादशाह होगा तो टोटल बादशाह की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी। तो अब यहाँ बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे P, और बादशाह को हम यहाँ लिख देते हैं K। इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो टोटल पत्ते जो हैं वो 52 है, और कुल बादशाह कितने हैं? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, और 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी कि वो बादशाह होगा? 1/13। देखिए, बी जो हमारा है क्या है कि बादशाह नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता कि बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होगा को हम के बार से दिखा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल जो पत्ते हैं 52 है, उसमें मैक्सिमम 4 बादशाह होंगे। तो 52 से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 48। यानी 48 पत्ते जो होते हैं वो बादशाह नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 48, काट दीजिए। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटिए 24, और ये हो जाएगा 26, फिर काट दीजिए 12, और ये हो जाएगा 13। तो 12/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता की बादशाह होगा 1/13 आएगा, और इसकी प्रायिकता की बादशाह नहीं होगा 12/13 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्यक हमें निकालना है,
तो अब कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम निकाल बनाएंगे संचयी बारंबार। संचयी बारंबार। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे संचयी बारंबारता को हम CF से दिखाते हैं। CF संचयी बारंबारता, पहले बारंबारता को लिख लेते हैं 5, अगले वाले को जोड़ेंगे 8 5 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 7। अब यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं। योग देखिए, इससे हम यन कहते हैं, बारंबारताओं के योग को यन कहते हैं, 60 आएगा। अब देखिए, यहाँ से हम n/2 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 60/2 और ये होगा 30। तो 30 संचयी बारंबारता देखते हैं किस में आएगा। 30 इसमें आएगा। तो 30 के सामने जो होगी ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। और यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यल तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे हमें और क्या निकालना है तो बात समझते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F गुणे H, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं क्या क्या है। n/2 तो हम निकाल चुके हैं। CF जो है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो यहाँ से CF बराबर कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया 13। ठीक है। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो F बराबर है 20। एच क्या है? एच कितने का गैप है यहाँ पे वर्ग अंतराल में? 10 का। तो एच बराबर 10। सभी मान हमें पता हो गए हैं। अब यहाँ पे लाके रख देते हैं। यल का मान 20 प्लस n/2 कितना आया है? 30 माइनस CF 13, F का मान 20 और एच का मान 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 दूना 20। ये हो गया 20 प्लस 13 से 30 से 13 घटाएंगे 17, 17/2। अब यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस, इसको भाग कर देते हैं, 2 × 16 और 2 × 10, इतना आ जाएगा। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 28.5। यही हमारा माध्यक हो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, इस समीकरण को पहला मानते हैं।
यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 2y प्लस 7 और 9 से भाग हो जाएगा। ये समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 2 से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 3 x की जगह पर रखना है कितना, 2y प्लस 7/9 और माइनस 5y। देखिए ये -4 है, तो हम इसको राइट साइड में ले लेते हैं, +4 हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, यहाँ से हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y और बराबर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस 3 का इस 5 से गुणा कर दीजिए, 2y प्लस 7, 3 बचे 15y बटा 3 और ये हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 15y से 2y घट 15y से 2y घट जाएगा तो -13y और प्लस 7 बराबर 3, इधर आके गुणा हो जाएगा 4 से, तो 3 चौक 12। ये हो गया -13y बराबर 7, उधर जाके घट जाएगा तो 12 से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो ये हो जाएगा y बराबर 5/-13। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो यहाँ पे x का मान मिलेगा, x 2 गुणे 5/-13 प्लस 7 और बटा पूरे के 9। तो ये हो गया x बराबर 2 पंचे 10 माइनस 10/13 प्लस 7 और बटे पूरे के 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13 सते 91, 91 से 10 आके घट जाएगा तो 81, 81/13 और बटे 9। ये 9 से 9 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 9 9 81। तो ये आ गया x बराबर 9/13। तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है। कौन कौन सा आंसर है, एक तो हमें मिला 9/13 x का मान और एक हमें मिला -5/13 y का मान। तो ये हमारा समीकरण का हल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होगी, तो मान लेते हैं पहले। माना इकाई का अंक y हुआ, दहाई का अंक x है। तब संख्या कितनी होगी, तब संख्या बराबर कि दहाई में 10 से गुणा कर दिया जाता है, तो दहाई का अंक x है, तो ये हो जाएगा 10x और y को जोड़ दीजिए तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब देखिए,
अंकों को उलटने पर, अंकों को उलट दीजिए। तो पहली संख्या ये बनेगी, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। अंकों को उलटने का अर्थ ये है कि इकाई को दहाई कर दीजिए और दहाई को इकाई कर दीजिए। तो यहाँ से संख्या जो बनेगी अब की बार वो 10y प्लस एक्स बन जाएगी। अब आते हैं सवाल पर फिर से। कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो यहाँ पर प्रथम स्थिति में क्या कहा गया है ये समझते हैं। प्रथम स्थिति में पहले तो ये कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो पहले हम इसको लिखते हैं। पहले जो संख्या आई थी वो 10x प्लस वाई, और अंकों को जब पलटा गया तो 10y प्लस एक्स मिली, और दोनों का योगफल कितना है, 66। अब यहाँ से देखिए 10x प्लस एक्स 11x हो गया, 10y प्लस वाई 11y, और बराबर 66। 11 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 66। 11 छक्के 66, तो x प्लस वाई बराबर हमें मिल गया 6। समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः द्वितीय स्थिति में क्या कहा गया है, पुनः द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में कहा गया कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो x माइनस वाई बराबर 2 है। यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस वाई। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से तो 2 प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से वाई वाई मिलके 2y, और ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो 4। तो यहाँ 2 दूना 4, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 2, और यहाँ से x बराबर मिल गया 4। तो x और y का मान हमें मिल चुका है। अब हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अतः संख्या बराबर कितनी थी संख्या, 10x प्लस वाई। तो रख दीजिए x और y का मान, 10 गुणे x यानी 4 प्लस y कितना आया, 2। तो 10 चौक 40, और 2 जोड़ दीजिए तो 42। तो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 42 होगी। अगला सवाल देखते हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो यहाँ से हम मंदिर बनाते हैं। ये मंदिर है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन 30 अंश है। तो एक मिनट, इसको और छोटा बनाते हैं।
ये मंदिर है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर, और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, अब यहाँ पे एक भवन है, भवन है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से ये जो कोण है कितना है, 30 अंश है। तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश। देखिए, ये भवन का पाद है, पैर है, यहाँ से ये 45 अंश है। इसको मिला देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई है, यहाँ से हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई h। अब यहाँ पे नाम रख देते हैं, ये मान लेते हैं बी, सी, डी और ई। हमें ए, और डी अगर पता हो जाए तो हम पूरे भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए, बीसी की दूरी 15 है, तो ईडी कितनी होगी, ये भी 15 हो जाएगी, 15 मीटर। तो ये दूरी 15 मीटर। अब हमें ए की दूरी चाहिए। देखिए, अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा एकांतर कोण से। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज हम क्या करेंगे, देखिए यहां से पी सी डी लेंगे और एक ए ई बी लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए ई बी, पहले ये ई बी लेते हैं। ए ई बी में देखिए, हमें यहाँ पे ये भुजा चाहिए, ये कोण के सामने की भुजा लंब है, और ये दोनों में कॉमन है, तो ये आधार है। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है, tan। tan 30 अंश बराबर लंब, लंब हो गया ये ई, आधार हो गया बी ई। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर ए और बटा बी ई। देखिए, ना हमें ये पता है ना हमें बी ई पता है, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में देखिए, यहाँ पे हमें बीसी दिया गया है, तो ये कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और सी डी और बी बराबर होंगे, तो आधार, लंब और आधार में रिलेशन tan देगा। तो tan 45 अंश बराबर लंब हो गया बीसी, आधार हो गया सी डी। tan 45 अंश का मान 1 बराबर बीसी बटे सी डी। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला सी डी बराबर बी सी, सी डी बराबर क्या मिल गया, बी सी मिल गया। अब बात समझते हैं। देखिए, यहां से सी डी बराबर बी सी, ये और सी डी बराबर किसके होगा, बी के भी होगा, और बी सी कितना है 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से 1/3 में 3, ए का मान हमें निकालना है,
बी का मान देखिए 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बराबर 15 बटे करनी में 3। और हमें निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। भवन की ऊंचाई h बराबर ए प्लस डी। ए का मान आया है 15 बटे करनी में 3, और डी कितना है, 15 है। अब यहां से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 15 प्लस 15 करनी में 3 और बटे करनी में 3। यहां से हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 1 प्लस करनी में 3 और बटे करनी में 3। ठीक है, तो यहाँ से हम 15 को और क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं 5 करनी में 3 और गुणे करनी में 3, और यहाँ से √3 + 1 इसके अंदर रहेंगे बटा √3। ये √3 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5। √3 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो √3 हो जाएगा प्लस √3, और इतना मीटर भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। ये भवन का शीर्ष है, भवन है। यहाँ पे ये भवन का शीर्ष है और ये भवन का पाद बिंदु है। मीनार के शीर्ष, यहाँ एक मीनार है। ये मीनार है, ये मीनार का शीर्ष है, सी मान लेते हैं, और ये मीनार का पाद है, डी। भवन के शिखर से, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन, तो यहां से ये उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान, भवन के शीर्ष से, तो मीनार के भवन के शीर्ष से, ये भवन का शीर्ष है, मीनार के पाद का उन्नमन कोण, तो मीनार का पाद ये है, इसका उन्नमन कोण जो है कितना है, 45 अंश है। ये 45 अंश है। तो यहां से हम इसको डाट डाट मिला देते हैं। ठीक, कह रहे तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई यहां से हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर, यानी हमें सीई प्लस ईडी की जो लंबाई निकालनी है वो इतनी निकालनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बनेगा AED, देखिए, और यहाँ पे ये भी 45 होगा एकांतर कोण से, और एक बनेगा AEC। तो समकोण त्रिभुज AEC में tan लगाइए, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब हो जाएगा C और आधार हो जाएगा A। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर C बटे A। देखिए, ना हमें C पता है ना हमें A पता है, तो इसको हम यहीं पर समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज AED में tan 45 अंश बराबर लंब। देखिए, इस कोण के सामने की भुजा D लंब होगी, D लंब, और आधार, आधार हमारी यही होगी, तो A। tan 45 अंश का मान 1 हुआ, और D बटे A। यहां से अगली लाइन में लिखेंगे A बटे D। ठीक है, E बराबर किसके है? D। और यहां से देखिए, ए जो बराबर है वो BD के भी बराबर है, तो यहां से ये BD के भी बराबर होगा। और हमें मीनार की ऊंचाई दी गई है कितनी? 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई दी गई है 40 मीटर। सॉरी, यहाँ पे हमें AB की ऊंचाई निकालनी है, तो ये मीनार की ऊंचाई दी गई है, यहाँ से देख लेते हैं 40 मीटर। ये पूरी ऊंचाई 40 मीटर दी गई है। देखिए, तो बताइए, अगर हम इसको DE जो होगा वो AB के बराबर होगा। अब DE का मान हमें निकालना है, वही AB होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। AE की जगह पे हम इतना रखेंगे, तो AE की जगह पे हम रखेंगे BD रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से √3 C हमें नहीं पता है, तो √3 C। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इससे काम कर लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी? 40 माइनस एक्स होगी, तो C को हम x माने बटे A। तो A जो है किसके बराबर है? BD के बराबर है, और BD किसके बराबर है? DE के, तो 40 माइनस एक्स। यहां से हमें x का मान निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, गुणा करिए, तो ये हो जाएगा √3 40 माइनस एक्स बराबर एक्स। ये हो जाएगा 40 करने में 3, और माइनस √3x बराबर x। इस x को उधर ले जाइए, 40 √3 बराबर x प्लस √3x। यहाँ से 40 √3 यक्स कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस √3। यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को इधर रहने दीजिए, इधर आके ये भाग हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं 40 √3 बटा 1 प्लस √3, और ये हो जाएगा यक्स का मान। हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे, तो यक्स बराबर 40 करणी में 3, और √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1।
हमें आंसर कितना लाना है? तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, √3 - 1 यहाँ भी हो जाएगा। ये ऊपर गुणा कर देंगे अगर, तो 40 √3 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस √3, और यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 से घटेगा 2, और 2 से घट जाएगा 40 20, तो ये हो जाएगा 20, 3 माइनस करणी में 3। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार कहाँ गलती हो रही है। यहाँ पर हमें x का मान मिल चुका है, तो हमें ए बी का मान चाहिए था। ए बी का मान 40 माइनस एक्स है, तो चलिए घटा देते हैं। देखिए यक्स जो माना गया है वो सी माना गया है, और जो हमारा भवन है वो ये भी है, तो ये भी निकालना है, यानी 40 माइनस एक्स। तो चलिए निकालते हैं। ए बी बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मान आया है 20 करणी में 3, 20, 3 माइनस करणी में 3। ये देखिए यहाँ से गुणा कर दीजिए, 40 माइनस, ये हो जाएगा 20 या 60, और ये हो जाएगा प्लस 20 करणी में 3, ये हो जाएगा माइनस 20 और प्लस 20 करणी में 3। यहाँ से क्या करेंगे, 20 कॉमन कर लेंगे, तो ये √3 पहले आ जाएगा, और माइनस 1, इतना मीटर क्या होगा, भवन की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल हमारा है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ये एक ठोस है और शंकु का आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो अर्धगोला ले लेते हैं। ये इस प्रकार है। ठीक, ये रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए, पहली बात कि दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, शंकु का यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ πr। हमें निकालना क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। यहाँ देखिए, ये शंकु की त्रिज्या r है, और ये शंकु की ऊंचाई h है। तो यहाँ से पहले जो कट रहा है काट देते हैं। यहाँ से पाई कैंसिल, तो यहाँ से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या, 2r बराबर l।
देखिए, हम जानते हैं L बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें यहाँ से यल हटाना है, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर से हम यहाँ मान रख देंगे। तो देखिए, समीकरण एक का वर्ग कर दीजिए और इससे समीकरण दो मान लीजिए। समीकरण एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करने पर तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग और l का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4r² बराबर l स्क्वायर। समीकरण दो से l स्क्वायर का मान ला के यहाँ रख दीजिए। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 4r² बराबर l स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो घट जाएगा 3r² बराबर एच स्क्वायर। अब यहां से देखिए, हमें किसके किसके बीच अनुपात निकालना है ये देख लेते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो r², तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3। अब यहाँ से r बटे एच का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 3। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो r बटे एच बराबर हो जाएगा √3 और यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो r और एच का जो अनुपात आएगा वो √3:1 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। देखिए, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 60 अंश। तो थीटा बराबर 60 अंश। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मान रख देते हैं, थीटा का मान 60 है बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21। 60 छक्का 360, 7 त्रिक 21 और 3 दुना 6, 2 गिरहियम 22। गुणा कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 दुना 22 और 1 23। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो ये हमारा आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आपका जो सेट 3 था